नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये एक कश्मीर की लोक कथा है, तो इसे पूरा सुनिए, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहता था जिसके 1600 रानियां थी, पर उनसे उसके बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसके भी 1600 रानियां थी और एक बेटी थी, वह भी उसके राजकुमार जितनी ही सुंदर थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी इसकी। जिस राजा का लड़का था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामले में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। उसने उससे जाने के लिए कहा और वैसी ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी वह अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और वह वहां से उड़ चला। वह एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगा। जैसे ही वह उसके अंदर जाने के लिए उड़ा तो उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ के जड़ के पास एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इसी बीच तोते ने उसको बताया कि वह कहाँ जा रहा था। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, उनकी यह मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैना उस राजकुमारी के लिए, जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में थी। इस राजा के भी 1600 रानियां थी। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वह राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। सो ये दोनों राजकुमारी के देश गए। जब ये वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता था, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल भूल ही गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने दोनों चिड़ियों को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से जलते थे, इसलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। मैना को इस बात का कुछ पता चल गया था, सो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे, चलो हम यहाँ से दूर कहीं भाग चलते हैं। और वे दोनों वहां से दूर उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको न पा सके, तो अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है कि उन चिड़ियों को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह चली गई हैं। तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाए। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं
जो अक्लमंद भी है और अमीर भी। दोनों राजाओं के 16 रानियां हैं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे के केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। पहले तो उसको चिड़ियों पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर दोनों का एक सापन देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने तस्वीर लेकर अपने शाही जानान खाने 40 में भेज दी और अपने 1600 पत्नियों से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताए कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती है या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह उसको अपने हाथ में ही लिए रखती। खैर, कुछ दिन बाद जानान खाने से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही है। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमारी की पसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ आ जाए। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों को भी नई और बढ़िया यूनिफॉर्म बनवाई गई। बहुत सारे तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद कर करके इकट्ठा किया गया। महीने जल्द ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ा और मर गया। परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहां से चलना उसका अपने पिता का अपमान करना दिखता था। सो उसने कुछ समय तक इंतजार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, वह वहां से चल दिया। तोते ने उसको रास्ता दिखाया। राजकुमारी के देश कोई बहुत दूर नहीं था, सो वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। अगर राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस वफादार चिड़िया को वहां के माली ने मार डाला, क्योंकि वह कुछ खजूर तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा तो इसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा। उसको अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय
उसने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे एक चिट्ठी राजकुमार के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, असरफियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसके देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिप कर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो दोनों घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटों तक तो वो काफी तेजी से चले पर फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन सुबह तरोताजा होकर वे फिर से अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनको घोड़े पर सवार 7 डाकू मिल गए। राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। सो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और उनको भगा दिया। पर डाकू भी घुड़सवारी में होशियार थे और उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, थके नहीं थे, सो ये भी उनके पीछे पीछे भाग लिए। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारे पास ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें? राजकुमार बोली, तब हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। कहकर वह अपनी जीन पर बैठी बैठी हो पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और इस तरह से उसने 7 तीर चलाकर 7 डाकुओं को मार डाला। खुशी खुशी वे अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़ चले। उस रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक जीन रहता था। जीन के एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे तो जिन ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो और राजकुमारी घोड़े और खजाने को यहाँ ले आओ। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसको खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको अपना प्रेमी मरा पड़ा दिखाई दिया और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह सब देखकर वह डर गई, फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, अब तुम मुझे अपना साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहाँ से जाएंगे। तुरंत ही एक कब्र खोदी गई। उस आधे आदमी ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे यह तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो। जिन के बेटे ने वह कब्र 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमारी बोली, यह तो अभी भी छोटी है। जिन के बेटे ने कब्र और चौड़ी और गहरी खोद दी। जब यह कर रहा था कि राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और इसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फफक फफक कर रो पड़ी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले गई। अब वह वहां बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा था। जब वह वहां बैठी रो रही थी तो इत्तेफाक से वहां से एक साधु की पत्नी गुजरी। उसको बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात थी, वह क्यों रो रही थी। राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही थी। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ
सहायता कर सकूं। तुम तब तक यूं ही इंतजार करो जब तक मैं वापस लौट कर आती हूँ। कहकर वह वहां से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और उसने राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। साधु बोला, अफसोस, वह जगह जो शैतान औरत और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूँ और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूँ। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया तो वह तो सहायता का इंतजार ही कर रही थी जो साधु की पत्नी उससे वायदा करके गई थी। साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस कर दूंगा। उसने राजकुमार की लाश का सिर अपने एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली, फिर ओठ खोले और वह बोल पड़ा। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उसने न रहा गया। वह दौड़कर राजकुमारी के गले लग गई और खुशी के मारे रो पड़ी। सबके लिए यह बहुत ही खुशी का मौका था, यहाँ तक कि उसे साधु के लिए भी जिसने उसको जिंदा किया था। उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरी जगह चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी। इस जगह एक जादूगरनी रहती थी। उसके एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करनी चाहिए। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। जादूगरनी ने उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाल और उसको एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। जहां वह जाती वह उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती तो वह राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि वह क्या करे। कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसको छोड़ दिया है, कभी वह सोचती कि शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वह और न सह सकी तो उसने एक आदमी रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम मांगा। राजा उसकी शकल, सूरत और बोलने के ढंग से प्रभावित हुआ तो उसने उसको अपना डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कोतवाल रख लिया। इस कोतवाल को बहुत सारे घरों के बहुत सारे भेद मालूम थे। उसके नीचे बहुत तेज और कोई भी काम करने के लिए तुरंत तैयार सिपाही काम करते थे। कोतवाल को केवल आदमी की ऊंचाई और उसकी शकल सूरत बतानी होती थी और उसको उसे ढूंढने के लिए कहना होता था। बस सारा राज्य तब तक छान मारा जाता जब तक कि वह आदमी नहीं मिल जाता। पर राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता न चल सका। हालांकि उसको यह पता चल गया कि जिस घर में वह राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वह उसके घर बार बार गई। वहां उसने एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ देखा तो पर उसको यह पता न चल सका कि वह उसका अपना प्यारा राजकुमार था और उस जादूगरनी ने उसको भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे इस कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ती गई। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी था जबकि यह तो आदमी के बेस में राजकुमारी थी। वह कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसको कई भेंटें दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी ने यह कपड़ा लाकर अपनी एक खिड़की में टांग लिया। अभी हम देखेंगे कि यह कपड़ा राजकुमारी के भविष्य के लिए क्या करने वाला है। एक सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें कोतवाल ने यह कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े के रंग और उसकी बनावट देखकर दंग रह गया। घर आकर वह रानी से मिलने गया और जो कुछ उसने देखा था वह सब उसको बताया। रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हो आई, सो उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उस कोतवाल को बुलाए और उसमें से कुछ कपड़ा उसके लिए मंगवा कर दे। राजा ने ऐसा ही किया तो कोतवाल ने उसको वह सारा का सारा कपड़ा ही भेज दिया जो उसके पास था। जब रानी ने उसको देखा तो वह उसको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वह कोतवाल से कहे कि वह उसको वैसा ही कपड़ा और ला कर दे। जब राजा ने रानी का हुक्म
हुक्म कोतवाल को सुनाया तो उसने कहा कि यह काम जरा मुश्किल है, पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल से वह सीधे जादूगरनी के घर गया और उससे वैसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कहा कि अफसोस, वह इसमें इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिनों पहले वह किसी दूर देश चला गया था, उसी ने उसको यह कपड़ा भेजा था। कोतवाल ने कहा कि वह अपने भाई को लिखे कि वह ऐसा कपड़ा और भेज दे। जादूगरनी ने कहा कि वह यह नहीं कर सकती, क्योंकि जहां वह गया है वहां के सारे आदमियों को उसने खा लिया है और अब वहां उसके और शेरों के अलावा और कोई नहीं रहता। इन शेरों को भी वह एक तरह की घास खिलाकर आधा भूखा रखता है, हालांकि वे उस घास को खाना पसंद नहीं करते। इस तरह से जो कोई भी वहां जाता है, कोई भी शेर या तो किसी झाड़ी में से निकल आता है या फिर किसी चट्टान के पीछे से निकल आता है और उसको खा जाता है। इस तरह से वहां कई लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में मैं कैसे किसी को वहां भेज सकती हूँ? ऐसे खतरे वाले काम के लिए मैं वहां किसी को नहीं भेज सकती। कोतवाल बोला, यानी कि वो राजकुमारी जो थी वही कोतवाल का भेष बनाई हुई थी। वो बोला, अच्छा तो तुम मुझे बस यह बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, मैं वहां जाऊंगा और उसे कपड़े लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो राजा मेरी जान ले लेगा। जब तक कि मैं वह कपड़ा लेकर नहीं आता मैं तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, मैं उसके पास जाकर उससे मिलूंगा और कपड़ा लेकर आऊंगा। जादूगरनी बोली, ठहरो, अगर तुम्हारी यह हालत है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिससे मेरे भाई की जिंदगी बंधी है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको प्यार करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन जमीन पर मार कर तोड़ दिया और बोली, जाओ, अब तुम निडर होकर जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहां के शेर अब चाहे घास खाए या कुछ और, पर अब वे हर उस आदमी को नहीं खाएंगे जो वहां जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगरनी ने तो यह सोचा ही नहीं था कि यह कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जिसको उसने भैंसा बनाकर घर में रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए, राजा से जाने की इजाजत मांगी और अपने काम पर चल दी। उस देश में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे कपड़े के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहां और भी बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी ने उसका वह सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट चली। राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ कि उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और उसको अपना वारिस घोषित कर दिया। कुछ साल गुजर गए, राजा मर गया। अब वह कोतवाल उस राज्य पर राज कर रहा था। उसको कुछ कुछ पता चल गया था कि राजकुमार को क्या हुआ था, सो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसे को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह आकर इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने खुद ने उन सब की जांच की। वह उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और न उसको पहचाना। फिर उसने पुलिस को हुक्म दिया कि वे लोग सब जगह जाकर देखें कि किसी ने उसका हुक्म नहीं माना है क्या। पुलिस के कुछ आदमी जादूगरनी के घर आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। उन्होंने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। जादूगरनी ने उसकी जादुई रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रखने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। पुलिस ने उसको छोड़ा ही नहीं। वे उस भैंसे को रस्सी से पकड़कर जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए पुलिस के लोग एक भैंसा पकड़कर ला रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई कि लो, भैंसे की रस्सी तो अचानक टूट गई और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी बोली, यकीनन यह जादूगरनी तो बहुत ही नीच औरत है, इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको मार दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। अब आगे की कहानी तो बिल्कुल साफ है। राजा यानी राजकुमारी ने अपनी सच्चाई राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी जनता
माता को बुलाया और उससे कहा, देखो तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस वेश बदलने का मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को ढूंढना था। मेरा उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मान लो। लोगों ने उनको अपना राजा और रानी मान लिया और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत से मुंह दुख जा रहा है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते